नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कि कितने तरह के केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे बनते हैं और उन बॉन्ड्स के इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये अराइज करता है कि भी बॉन्ड कितने तरीके से बन सकते हैं। तो हमने हमारी लास्ट की वीडियो में ये कवर कर लिया था कि भी कोई भी एलिमेंट है, एटम है, वो बॉन्ड बनाता ही क्यों है। वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस जैसी हो जाए। यानी वो कोशिश करता है कि भी कैसे करके उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी को अटेन कर ले। तो ऐसा करने के लिए उसके पास दो तरीके होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो पहला जो तरीका है उसे कहते हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड बनाने का पहला तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लॉस करके बॉन्ड बना लिया जाए। और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी फर्स्ट काइंड का बॉन्ड जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं वो बनता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो दूसरा तरीका है आपका बॉन्ड बनने का, इसे कहते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाना संभव ना हो तो दूसरा तरीका होता है अपनी ऑक्टेट को पूरा करने का कि भी शेयर करके इलेक्ट्रॉन को 8 कर लिया जाए अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में और स्टेबिलिटी को गेन कर लिया जाए। और इस जो ये शेयरिंग से जो आपके बॉन्ड बनते हैं इन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंपल से दो तरीके हैं किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के, बनाने के। एक तरीका तो सीधा सा ये है कि भी इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करके अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि भी अगर ऐसा ना किया जा सके तो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 8 करके ऑक्टेट पूरा कर लिया जाए। यानी दोनों तरीकों से ही कोशिश इस बात की जा रही है कि जैसे नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं वैसी ही स्टेबिलिटी बाकी के एलिमेंट भी गेन करें। तो गेन और लॉस से बनता है आयनिक बॉन्ड एंड शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोई आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है और आयनिक बॉन्ड के कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इनका एक और नाम भी है जिस नाम से इसे जानते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कहीं अगर आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी लिखा हुआ देखें या कोई आपके सामने आए ये वर्ड तो समझ जाना कि वो आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बनते हैं। ओके। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करती हैं। तो देखो, आयनिक बॉन्ड आपके बनते हैं जब एक मेंबर आप ले लें एस ब्लॉक से और एक मेंबर आप ले लें पी ब्लॉक से। यानी पीरियोडिक टेबल के दो एक्सट्रीम एंड के एलिमेंट चाहिए आपको। एक चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट और एक चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों हम एक एस ब्लॉक के एलिमेंट ले रहे हैं, क्यों एक पी ब्लॉक का एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हमें एक एस ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए, यानी हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी एक करेक्टरिस्टिक्स तो ये हो कि भी वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। यानी उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होना चाहिए। यानी उसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। यानी जो जितना आसानी से कैटायन बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा उसके लिए बेटर है, आसान है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाना। और इसी से रिलेटेड ही करेक्टरिस्टिक्स है कि भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उस एनर्जी की वैल्यू को भी कम होना चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट्स कैटायन। यानी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से आखिरी सबसे लीस्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
उसकी एनर्जी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कम होनी चाहिए, इसलिए हम एक एलिमेंट आपका एस ब्लॉक से चूज करते हैं। दूसरा जो हम पी ब्लॉक का चूज कर रहे हैं उसके पास करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली बात कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होना चाहिए, यानी कहने की बात कि भाई उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्योंकि अगर कैटायन बनते वक्त किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो उस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी स्पीसीज को लेकर एनायन बनना भी है, यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर उसका होना चाहिए। फॉलोड बाय जो सेकंड कंडीशन है वो ये काम करती है कि भाई उसका जो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन वी गिव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट्स एनायन, यानी वो एनर्जी जो किसी को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने पे रिलीज होती है उसकी एनर्जी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, यानी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है वो आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ टू मेक ए कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, तो इनमें जो सोडियम लिया है हमने वो एस ब्लॉक का एलिमेंट लिया है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। और दूसरा जो क्लोरीन हमने लिया है ये हमने पी ब्लॉक का लिया है और इसके केस के अंदर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बहुत अच्छा है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है। तब ये दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है, उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी हमने एक बात ये सीख ली कि भी आयनिक बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते किसको हैं, और ये बनता किन किन के बीच में है, ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी है। उनके बीच में आयनिक बॉन्ड के बनने की ज़्यादा प्रेफरेंस है जिनके इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी के बीच में लार्ज डिफरेंस हो, इसीलिए एक एस ब्लॉक का मेंबर और एक पी ब्लॉक का मेंबर लिया जाता है। अब एक छोटे से क्वेश्चन के साथ मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि जब भी आप कोई आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उस आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या 100% आयनिक करेक्टर होता है, क्या कोवेलेंट करेक्टर नहीं हो सकता उसके अंदर, और अगर उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी होता है तो वो आयनिक करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को कंपेयर करने का क्या कोई तरीका है हमारे पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बड़ा आसान भी है थोड़ा सा, कि हम एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि लाइक हमने क्या किया। मैं दो अलग अलग एग्जांपल लेता हूँ। एक केस में हम ग्रुप वन के मेटल ले लें, जैसे कि ये ले लिए मैंने ग्रुप वन के मेटल, इनका मैं कंपाउंड बना देता हूँ ग्रुप 17 में किसी एक एलिमेंट के साथ। जैसे मैंने इन सबका क्लोराइड बना दिया, तो एक केस मैं ये ले लेता हूँ। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इस बार मैं मेटल को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने इस बार सोडियम को कॉमन ले लिया और मैंने इस बार हेलोजन चेंज कर दिए। पहले मैं इसे फ्लोराइड ले लूँ, दूसरा मैं इसका क्लोराइड ले लूँ, तीसरा मैं इसका ब्रोमाइड ले लूँ और चौथा मैं आयोडाइड ले लूँ। तो अगेन मैंने जो अभी आपको एक बात सिखाई थी मैंने फॉलो तो वही की है। मैंने बॉन्ड बनाते वक्त एक आपका एस ब्लॉक का मेंबर लिया और एक मैंने पी ब्लॉक का मेंबर लिया, और क्वेश्चन में ही मैंने ये पूछा कि जैसे लेफ्ट हैंड के केस में और राइट हैंड के केस में आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और ऑर्डर भी किसका, पहले आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आयनिक करेक्टर के, और दूसरा हमें इन्हें अरेंज करना है कोवेलेंट करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेम राइट हैंड साइड में भी हमें यही काम करना है, उन्हें भी अरेंज करना है कि उनका आयनिक करेक्टर किस तरीके से बढ़ता है उस क्रम में, और उनका कोवेलेंट करेक्टर किस तरीके से बढ़ता है इस क्रम में। यानी हमें डिटरमाइन करना है कि भी कोई बॉन्ड होता है उसके अंदर आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर दोनों होते हैं अगर, तो वो किस काइंड से वेरी करते हैं। तो देखो इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा, बड़ा सिंपल सा रूल है, इसे फैजान रूल कहते हैं। फैजान रूल, देखो फैजान रूल काम करता है कंपेयर करने के अंदर कि हम आयनिक करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को और कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो इसकी पहली स्टेटमेंट देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि आयनिक करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड,
आयनिक करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। इसे कैसे कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू फैजान रूल। देखो फैजान कहता है कि कैटायन का साइज यानी लार्जर द कैटायन, कैटायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, एंड स्मॉलर द एनायन, larger the cation, smaller the anion, more will be the ionic character, more will be the ionic character। यानी हमें बात क्या याद रखनी है अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, लार्जर द कैटायन स्मॉलर द एनायन मोर विल बी द आयनिक करेक्टर। यानी जितना ज़्यादा बड़ा कैटायन होगा और जितना छोटा एनायन होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा। आप इसे समझ के देखें थोड़ा सा एक बार। कोई कैटायन है जैसे ग्रुप वन के मेटल्स हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, है ना, ऐसे ही रुबीडियम एंड सीजियम। तो जब आप ग्रुप वन के हैलाइड्स बनाते हैं और ग्रुप वन के हैलाइड्स में जो एक कैटायन प्रेजेंट है और एक एनायन प्रेजेंट है, तो देखना ये होता है कि भाई जो कैटायन होता है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कैसी है। कैटायन के ऊपर जितनी कम चार्ज डेंसिटी होगी, यानी जितना बड़ा कैटायन का साइज होगा, उस कैटायन की एनायन को पोलराइज करने की ताकत, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की ताकत कम होगी। यानी जितना बड़ा कैटायन का साइज होगा उतना ही वो कम पोलराइज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। और दूसरी तरफ जितना छोटा एनायन होगा, साइज ऑफ एनायन जितना छोटा होगा, उतना ही किसी कैटायन के लिए उसे पोलराइज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर किसी कैटायन ने टोटली दे दिया और किसी एनायन ने उसे 100% ले लिया, अब वो जो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए, वो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए, वो एक दूसरे से टोटली सेपरेटेड रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच की तरफ ना आए। और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी कैटायन का साइज छोटा होगा तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने से उसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जितना ज़्यादा उसकी खींचने की ताकत होगी कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि अगर आयनिक करेक्टर मुझे ज़्यादा करना है तो मुझे चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन आपकी कम लेनी पड़ेगी, यानी कैटायन का साइज ग्रेटर लेना पड़ेगा और एनायन का साइज स्मॉलर लेना पड़ेगा। वही फैजान भी कहना चाह रहा है। फैजान सिंपल सी बात करता है कि भाई जितना ज़्यादा बड़ा कैटायन होगा, जितना छोटा एनायन होगा, आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस बात को हम ऊपर वाले दोनों में अप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई इनके अंदर अगर इन्हें आयनिक करेक्टर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो दोनों केस में या तो हमने कैटायन को सिमिलर रखा होगा या एनायन को सिमिलर रखा होगा। हमेशा किसी एक को आपको सेम रखना पड़ेगा, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं यूजिंग द फैजान रूल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एनायन का जो साइज है वो सेम है, क्योंकि सभी के अंदर जो एनायन प्रेजेंट है वो क्लोराइड आयन है। तो अब हम कहेंगे लार्जर द कैटायन मोर विल बी द आयनिक करेक्टर। तो जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं, लिथियम से सीजियम की तरफ जाते वक्त कैटायन का साइज बड़ा होता है, और कैटायन का साइज बड़ा होने से जो आयनिक करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी लीस्ट आयनिक जो होगा ना वो कौन होगा, लिथियम क्लोराइड, और मोस्ट जो आयनिक होगा वो कौन होगा, सीजियम क्लोराइड। ओके, यानी ये हमने पढ़ लिया कि फैजान रूल से आयनिक करेक्टर कैसे कंपेयर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखो इस बार जो कैटायन है वो सेम है और एनायन का साइज नीचे जाने पे बढ़ रहा है। तो इसने अभी कहा था आयनिक करेक्टर कंपेयर करते वक्त कि भी कैटायन यहाँ सेम है तो वो लार्जर द कैटायन वाली बात तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन स्मॉलर द एनायन वाली बात मुझे करनी पड़ेगी। यानी जितना छोटा एनायन होगा आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और जो छोटा एनायन हो रहा है वो नीचे से ऊपर जाते वक्त छोटा हो रहा है। इसका मतलब जो आयनिक करेक्टर है वो बढ़ रहा है जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। यानी सबसे कम आयनिक कौन है, सोडियम आयोडाइड सबसे कम आयनिक है, और सोडियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक है अकॉर्डिंग टू फैजान रूल। अब अगर आप आयनिक करेक्टर कंपेयर करना सीख गए तो जो दूसरा करेक्टर है जिसे आप कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड कहते हैं वो भी बड़ा आसान है। तो इस बार हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड के बारे में। देखो
कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को पढ़ते वक्त जो स्टेटमेंट आपको याद रखना है वो ये है, जैसे आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करते वक्त था लार्जर द कैटायन, स्मॉलर द एनायन, इस बार उल्टा हो जाएगा। इस बार हम कहेंगे स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन, यानी मैंने लिखा स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर द एनायन, more will be the covalent character, more will be the कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आयनिक कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर कोई बॉन्ड 100% आयनिक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो 0% कोवेलेंट है। और अगर वो 90% आयनिक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो 10% कोवेलेंट है। ऐसे अगर वो 20% अगर आयनिक है तो वो 80% कोवेलेंट है। यानी जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। यानी दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसी को ही यूज करके देखो, हम इन्हीं दोनों क्वेश्चन को फिर से आंसर करते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इस बार हमें कोवेलेंट करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करनी है। तो देखो दोनों में एनायन सेम है, यानी डिटरमाइनिंग जो फैक्टर होगा वो साइज ऑफ कैटायन होगा। और साइज ऑफ कैटायन में हमें पता है स्मॉलर द कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो स्मॉलर द कैटायन तो आप जान रहे हैं ऊपर सबसे ज्यादा जो स्मॉलर साइज होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और नीचे साइज बड़ा होगा आपके कैटायन का। यानी जब आप ऊपर जा रहे हैं नीचे से तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो आयनिक करेक्टर का एरो नीचे की तरफ जाने पे इंक्रीज हो रहा था, कोवेलेंट करेक्टर का ऊपर जाने से इंक्रीज हो रहा है। यही मैं तो आपको समझाना चाह रहा था कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेम आप राइट हैंड साइड में भी अगर इसे देखें कि भाई इस बार आपका कैटायन सेम है और एनायन वेरी कर रहा है, तो हमने पढ़ा स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो नीचे जाने पे एनायन का साइज बढ़ेगा और जो आयोडीन का आई नेगेटिव साइज होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। एज ए रिजल्ट कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं इनके अंदर। तो इस तरीके से अगर कभी आयनिक कंपाउंड में आयनिक करेक्टर और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर का कभी जिक्र आ गया और आपसे पूछा गया कि बताइए किस तरीके से आप इन्हें अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब आप याद कीजिएगा कि फैजान रूल ने क्या कहा था। और फैजान रूल की जो ये स्टेटमेंट है ये बेसिकली काम किस तरीके से कर रही है, ये कर रही है कि भाई जो कैटायन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर कितनी अच्छी है और जो एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी अच्छी है। यानी कैटायन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ खींच रहा है और एनायन कितने आसानी से उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने दे रहा है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर किस तरीके से आयनिक कंपाउंड में वेरी करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, आपके भी आया होगा कि आयनिक करेक्टर में मतलब जो आयनिक कंपाउंड में आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर दोनों होते हैं। अब अगर हमसे पूछा गया कि किसी आयनिक बॉन्ड की फिर स्ट्रेंथ किन फैक्टर पे वेरी करेगी, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो ये कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये डिपेंड करता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। ये डिपेंड करता है किस बात पे? इस बात पे भी ये डिपेंड कर रहा है कि भी चार्ज डेंसिटी कितनी ज्यादा है। यानी ये जो आपका ग्रुप वन के मेटल्स के अंदर सभी में 1+ ही चार्ज है, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। कम होती हुई चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को भी कम कर देती है। यानी हमें बात करनी पड़ेगी किस बात के बारे में कि भाई चार्ज डेंसिटी कितनी ज़्यादा है उस आयन पे। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, जैसे ग्रुप वन के कंपैरिजन में ग्रुप टू पे साइज भी कम हो गया, ऊपर से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बढ़ गया। यानी ग्रुप टू के जो मेटल आयंस होते हैं वो 2+ स्टेट में होते हैं। तो 1+ के स्टेट के कंपैरिजन में जो 2+ स्टेट के अंदर आयंस होंगे, नॉर्मली बात है, कॉमन सेंस काम करती है हमारी कि भाई वो ज़्यादा स्ट्रोंगर फोर्स बना पाएंगे।
दूसरा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि दोनों चार्जेस के बीच का रेडियस क्या है। यानी हम बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, और साथ में हम बात कर रहे हैं रेडियस की। भी जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा, जितने ज़्यादा दूर ये कैटायन और एनायन होंगे एक दूसरे से, उतना उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी हमने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कैटायन और एनायन जो बनाएंगे उनके कैसे करेक्टर्स होने चाहिए, और एक आयनिक कंपाउंड में आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर दोनों रहते हैं, और उनका कभी का कंपैरिजन करना आ गया तो आप बड़े आराम से बड़े मजे से कंपेयर करके दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कोवेलेंट के बारे में। आयनिक बॉन्ड समझ आ गया आपको, अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड देखो, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और ये किस तरीके से बनते हैं ये मैंने आपको ऑक्टेट रूल जब समझाया था उसके अंदर समझा दिया था, आयनिक भी समझाया था मैंने, और कोवेलेंट भी समझा दिया था। मैं फिर भी आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यानी ये बनेंगे किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अब देखिए जो ये शेयरिंग होती है ये दो तरीके की होती है। एक तरह की शेयरिंग को बोलते हैं इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड मैं आपको देखो बना के दिखाऊं कि मुझे एक फ्लोरीन का एटम और दूसरे फ्लोरीन का एटम, और फ्लोरीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p5, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट में। तो मैंने यहाँ 7 डॉट लगा दी। ऐसे ही मैंने दूसरे फ्लोरीन में भी कितनी डॉट लगा दी, इस बार 7 डॉट लगा दी। अब ये जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए इस तरह की शेयरिंग को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, इक्वल शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो एक एक करके आया है। ओके, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसे अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि नाम आपको दर्शा रहा है कि भी जो शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो देता एक ही स्पीसीज है, लेकिन शेयर दोनों करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि भी मुझे सबसे पहले मान लीजिए बनाना है अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो अमोनिया के बनने के दौरान आपका देखो एक एक बॉन्ड दिखा रखा है मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये आपके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि बनते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन जब आपके शेयर होते हैं म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, ऐसे करके। और नाइट्रोजन के पास बचता है एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक H पॉजिटिव स्पीसीज इसके पास आती है तब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है उस H प्लस को, क्या बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन ये एक काइंड का ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें अनइक्वल शेयरिंग हो रखी हो। और जब भी कभी अनइक्वल शेयरिंग होगी तो उससे जो बॉन्ड बनेगा इसे नॉर्मल कोवेलेंट ना बोलकर इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये बात आ गई किसकी, कि अनइक्वल शेयरिंग अगर हो रही है तो अनइक्वल शेयरिंग से किस काइंड से बॉन्ड बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। तो हमने दोनों बातें सीख ली। अब आपको एक बात जो मैं समझाना चाहूंगा वो बात थोड़ी ध्यान दीजिएगा, कि देखो क्या फर्क पड़ता है जब आप एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ एटम। लाइक आप बनाते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के बीच में, आयोडीन एंड आयोडीन के बीच में। और क्या होगा जब हम एक बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, लाइक मैंने एक ए ले लिया एक बी ले लिया, अब क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाता हूँ, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और किसी और एटम के बीच में, जैसे, ओके।
यानी ऐसे के केस में, यानी जब आपके मैं इस काइंड से बॉन्ड बना रहा हूँ हेटेरो एटम के बीच में या सेम काइंड के एटम के बीच में, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है उस कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दौरान, इसमें हमें थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाना है, इसे समझना है। देखो, जब आपके यहाँ पर ए काइंड का बॉन्ड बनता है, इसके अंदर हो क्या रहा है कि भाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ऊपर से दोनों के दोनों एटम सेम है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन ए एंड ए के, वो क्या है, ज़ीरो है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन दूसरे केस के अंदर जब आपके हेटेरो एटम के केस में आपके बॉन्ड बनते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो दो केस बनते हैं, आइदर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी और बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, सो देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। अब इससे होता क्या है, जो आपके होमो एटॉमिक के केस के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, क्योंकि दोनों स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत एक समान होती है, एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होने से क्या होता है कि अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहो तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को इन स्पीसीज पे शिफ्ट करना मुश्किल होता है। तो जो आपके 100% कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, या जिसे मैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलूं, क्योंकि देखो किसी भी ए पे कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है, दोनों ही क्या है, बिना किसी चार्ज के हैं। दूसरे उसमें जैसे ही जब मैं बॉन्ड बनाता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता होगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोजर रहेंगे टुवर्ड द कार्बन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, that's why there is a slightly negative charge on carbon and slightly positive charge on hydrogen। इससे होगा क्या, इस बॉन्ड में पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, पोल्स आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो जो ये बॉन्ड हो जाएगा इसे आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ओके, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एज कंपेयर टू एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक पहले से ही पोलराइजेशन हो रखा है आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, तो उन इलेक्ट्रॉन को उस स्पीसीज पे शिफ्ट करना जिस पे पहले से ही स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रखा है, आसान होता है कंपेयर टू पहले वाले केस के अंदर जब आपके होमो एटॉमिक के केस में हमने बॉन्ड बना रखा था। तो हम ये बात सीखना चाह रहे हैं यहाँ से कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना ही आपका पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होगी, बॉन्ड उतना ही आसानी से टूटेगा। ओके, यानी आज की क्लास में मेनली मेरा सारा फोकस इस बात पे रहा है कि कितने तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं, और अगर वो बॉन्ड बनेंगे तो उनके अंदर फिर किस काइंड के करेक्टर्स होने चाहिए। ओके, अगर ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे का जितना कंसेप्ट रह गया वो अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, फिर मिलते हैं।